हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ नीट 2022 फिजिक्स पेपर में जो भी क्वेश्चंस है वन लाइन आंसर और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। जितने भी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो बेटा आपके क्लासरूम नोट्स से ही पूछे गए हैं। तो आपसे हमेशा ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नोट्स को अच्छे से कवर कीजिए, आपका पेपर 100% कवर्ड होगा। तो उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा। अब बिना टाइम गवाए सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं बेटा। हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1D से पूछा गया है। सिंपल सा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है और आपको वेलोसिटीज़ का रेशियो जज करना है। ये हम अच्छे से कवर करते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको गिवन है तो ग्राफ से आपको सिर्फ और सिर्फ स्लोप यूज़ कर सकते हो और स्लोप इक्वल टू होता है वेलोसिटी। स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर आप वेलोसिटी डिसाइड करना चाहते हो तो इस ग्राफ की क्या जज करनी पड़ेगी? स्लोप। तो स्लोप में हम ये देखते हैं भाई हमें क्या गिवन है। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन होते तो अलग सिचुएशन है, एंगल गिवन है तो डायरेक्टली आप क्या कहते हो कि सर स्लोप की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? tan थीटा। अच्छे से माइंड में होना चाहिए कि थीटा विद एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाएगा। तो यहाँ टाइम एक्सिस के साथ में अगर देखा जाए जो एंगल्स गिवन है वो यूज करोगे v1 एंड v2। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड का अगर रेशियो निकाले, यहाँ फर्स्ट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नंबर पे बॉटम वाले को कंसीडर करें जो एंगल स्मॉलर है, ये नंबर 1 पे एज्यूम करके चलना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है। तो ध्यान से सुनना, 30 डिग्री पे आप यूज करोगे तो ये आएगा tan 30 डिग्री एंड नेक्स्ट अगर मेंशन करते हैं tan 45 डिग्री है। दोनों की जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जाएगा बेटा 1/√3। तो मुझे नहीं लगता कि किसी क्वेश्चन जो है किसी का भी ये इनकरेक्ट हुआ होगा, 100% करेक्ट किया होगा बेटा। क्लास में डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया। सिंपल सा डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन आपको पता होना चाहिए जिसको यूज करके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। शायद अच्छे से याद होगा कि वेवलेंथ इक्वल टू होता है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मोमेंटम। अब इसने वेवलेंथ एंड मोमेंटम के बीच में ग्राफ आपसे कैलकुलेट करवा रहा है या ड्रॉ करवा रहा है बेटा। तो आप सिंपल सा कह सकते हो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। यहाँ पे एक सिंपल सा हाइपरबोलिक ग्राफ आपको गिवन है, फर्स्ट इसका आंसर होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल जो गिवन है सिंपल सा मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है। अच्छे से आपको पता होता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी लूप को रखोगे तो उससे एसोसिएटेड जो भी फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज गिवन बाई फाई इक्वल टू एन बी इंटू ए एंड साइड में आप कह सकते हो कॉस थीटा। यहाँ थीटा जो है वो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड देखना होता है एंड नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखने। इसने एक ही टर्न दिया हुआ है, स्क्वायर लूप मीन्स नंबर ऑफ टर्न आपको गिवन है 1। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है यहाँ पे 0.5 टेस्ला। तो 0.5 इंटू एरिया। एरिया किस टाइप का लूप है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए एरिया जो भी उसका साइड है साइड स्क्वायर एरिया बन जाएगा तो 1 स्क्वायर आएगा इंटू कॉस। अब एंगल और चेक करना पड़ेगा। इसने ये बोला कि जो भी प्लेन ऑफ द लूप है इस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसीडर कर लीजिए, ये प्लेन है, इस प्लेन के अगर परपेंडिकुलर है तो जो एरिया वेक्टर होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा उनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 0। तो आप एंगल यहाँ पे 0 डिग्री यूज करोगे तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 0.5 वेबर होगा। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बेटा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, एक सेमीकंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो भी आप इनपुट दोगे एंड आउटपुट आएगा, हाफ साइकिल आउटपुट आएगा जब आप एक साइकिल इनपुट में भेजोगे। तो एक साइकिल कंप्लीट इनपुट की होती है तो आउटपुट में भी एक साइकिल ही कंप्लीट होती है। कुछ इस टाइप का आउटपुट आएगा आप देखोगे तो। जैसे आप ये कंसीडर करके चलते हो कि इनपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इस टाइप का है, तो जो भी इसका आउटपुट आएगा जब 1 साइकिल कंप्लीट होगी इस 1 साइकिल में आउटपुट कुछ इस टाइप का आता है। तो आप ये कह सकते हो आउटपुट का साइकिल है, ये इनपुट का साइकिल है, मीन्स आउटपुट एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है। आउटपुट का नेक्स्ट साइकिल तभी स्टार्ट होगा जब इनपुट का नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप कंफर्म कह सकते हो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो सिग्नल पे इनपुट पे फ्रीक्वेंसी होता है वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट सिग्नल का भी होता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन से पूछा गया। सिंपल सा ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके ऑल पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो, मीन्स जिसके अलोंग मूव करने पे किसी भी तरह का हमें वर्क डन नहीं करना पड़े अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा तभी होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हो।
तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने देखते ही टिक किया होगा कि ये 90 डिग्री होता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट से रिलेटेड है जिसका स्पीड हमें किसी अदर मीडियम में अगर रिप्रेजेंट करना हो। वैसे स्पीड ऑफ लाइट जो भी गिवन होता है इन मीडियम इक्वल टू होता है 1 बाई परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर आप इनको रिप्लेस करना चाहो इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम तो आप कुछ इस तरह से मेंशन कर सकते हो म्यू आर म्यू नॉट एंड एप्साइलन आर एप्साइलन नॉट। अगर फिर से रीराइट किया जाए इसको कुछ इस तरह से रीराइट कर सकते हो आप म्यू आर एप्साइलन आर एंड रूट में जाएगा म्यू नॉट एप्साइलन नॉट। अगर इसको चेक किया जाए तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर जज करें, ये मीडियम में हमने स्पीड देखी है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रूट म्यू आर एंड एप्साइलन आर। इस तरह से आप इजीली आंसर कर सकते हो और ये पॉइंट हम अच्छे से क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा कि जो भी स्पीड ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, और मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करती है, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। जब भी एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो एंड इंटरनल फोर्सेज की वजह से कोई एक्टिविटी होती है तो हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है 3 पार्ट्स में ब्लास्ट होगा, जो पार्ट्स है उनका मास का रेशियो आपको गिवन है 2:1। अब इस रेशियो के बेसिस पे आप मास कंसीडर कर लीजिए या फिर आप इन्हीं को मास अज्यूम कर लीजिए। मीन्स एक का मास 2, दूसरे का मास 2 एंड थर्ड का मास आप 1 कंसीडर कर लीजिए। जो भी फर्स्ट 2 ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने वाले। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो, इसको 3 पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है। एक पार्ट जो है इसके इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करवाते हो तो सेकंड पार्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसका मास मेरी मर्जी से कंसीडर करूँगा रेशियो के अकॉर्डिंग 2। ये सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ अगेन 2, क्योंकि रेशियो क्या है 2:1। थर्ड ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से अपनी मर्जी से एज्यूम कर लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर गया है एंड इसका जो मास है m3 वो इक्वल टू कंसीडर करना है 1। दीज आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर मैं इस डायरेक्शन को कंसीडर करता हूँ ये x डायरेक्शन है एंड इस डायरेक्शन को एज्यूम कर लिया जाए कि ये y डायरेक्शन है तो थोड़ा और ज़्यादा ईजी होगा। ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। बस मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन से एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, इनिशियली वो रेस्ट में है इसलिए इनिशियल मोमेंटम जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा 0 है एंड फाइनली 3 पार्ट्स में ब्रेक होने के बाद में ये पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो इस पार्ट का मोमेंटम तो नॉन जीरो है, बट उनका वेक्टर सम जो आएगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप ये कहोगे क्या रहना चाहिए 0। तो जितना इनिशियल मोमेंटम है फाइनल भी सेम ही आना चाहिए। यहाँ से अब आप कह सकते हो कि अगर मुझे P3 का मोमेंटम जज करना हो देन इट इज़ गिवन बाय माइनस P1 वेक्टर एंड प्लस में जाएगा P2 वेक्टर। अगर मोमेंटम की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर दीजिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। तो यहाँ पे मैं इसका मास 1 कंसीडर करके आया हूँ एंड इसका जो भी वेलोसिटी फिलहाल v3 कंसीडर करें, माइनस P1 का मास 2 है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है एंड डायरेक्शन कौन सा एज्यूम किया है आई कैप में। तो ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होने की वजह से आई कैप हो जाएगा। सेम वे में आप ये कहोगे इसका सेकंड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का v मास 2 है बट वो किधर मूव कर रहा है जे कैप डायरेक्शन में, तो ये जे कैप कंसीडर करें। यहाँ से अगर मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट जज करना चाहें तो ये आएगा बेटा 2 एंड v तो कॉमन आ जाएगा एंड मैग्नीट्यूड में यहाँ बचेगा 1² प्लस 1²। जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 2√2 इंटू में v। इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन है वो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है, प्लस थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट से इसमें यूज़ होने वाले हैं।
मतलब ये मान के चलना दोनों का मिक्सचर है। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ये जो डायमेंशन है ये कौन सी कैटेगरी की है, ये आइडेंटिफाई करना है, तो आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा। बट हम प्रायोरिटी पे रखते हैं कि जो भी डायमेंशन जज करेंगे या तो यूजिंग एनर्जी और यूजिंग फोर्स डिसाइड करना है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की डायमेंशन जज करना चाहूँ तो इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा F=1/4πε0 इनटू में जाएगा बेटा चार्ज क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से जो परमिटिविटी की डायमेंशन आने वाली है ये मेरे हिसाब से डायमेंशन आ जाएगी बेटा, पहले चार्ज की दोनों चार्ज वापस मेंशन कर लेते हैं, 4πr² इनटू में आ गया एफ। जैसे डायमेंशन पुट करोगे ए चार्ज की डायमेंशन टी ए इंटू टी होता है, ये भी डायमेंशन ए इंटू टी है, डिवाइड बाई L² इनटू में जाएगा बेटा m1L1t-2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आ रहा है m-1 L⁻³ एंड T⁻⁴ एंड A⁻²। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन जज करनी है, मैंने कहा कि हम या तो एनर्जी को यूज़ करेंगे या फोर्स को यूज़ करेंगे। तो एनर्जी में शायद ये कहीं ना कहीं ऐसा कोई एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 इक्वल 1/2 इंटू में आता है 5 इंटू आई, कुछ इस तरह का। हालांकि ½ Li² होता है जो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए यूज़ करने वाले हैं। U इक्वल टू जाएगा 1/2 L इंटू I², बट L एंड I का प्रोडक्ट करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो मेंशन कर लेते हैं, तो दोनों में इसी को यूज़ करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ से डायमेंशन ऑफ फ्लक्स डिसाइड करोगे, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1L2t-2 डिवाइड बाई A। जब A ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1, जबकि यहाँ -2 है, ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ चेक करेंगे तो जो भी इंडक्टेंस का डायमेंशन आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का, ये जाएगा बेटा m1L2t-2 डिवाइड बाई जाएगा A⁻2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा m1L2t-2 एंड A-2। A-2 तो है बट L पे पावर यहाँ कितना है 1, जबकि हमारे इसमें कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो वही करेक्ट होने वाला है, बट फिर भी चेक करना पड़ेगा एक बार ऑब्टेन करके, हो सकता है हमने इनमें कोई मिस्टेक कर दी हो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के लिए भी हमें कोई ना कोई फोर्स या एनर्जी का फॉर्मूला उठाना है, तो शायद याद आ जाए तो फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स हम डिस्कस करते हैं क्लास में बेटा, ये याद किया होगा, μ0 इंटू I1 I2 डिवाइड बाई होता है 2πd। अगर आप ध्यान से देखोगे लेंथ और लेंथ की डायमेंशन तो क्या हो जाएगी, कैंसल। एंड जो करंट का स्क्वायर है वो किसके डिवाइड में जाएगा, फोर्स के डिवाइड में जाएगा। इसलिए डायमेंशन ऑफ μ0 जो आएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है m1L1t-2 डिवाइड बाई करंट का डायमेंशन A²। अगर आप नोटिस करोगे इसे सॉल्व करके, ये आ रहा है m1L1t-2 एंड A-2, कुछ इस तरह की डायमेंशन आ रही है एंड यही ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में पहले भी बोला कि बेटा हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें आता है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने मेरा कहना माना होगा, टाइम बचा के इसे एंड में सॉल्व किया होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास से सिंपल सा टू ऑब्जेक्ट सिस्टम गिवन है। टू ऑब्जेक्ट सिस्टम में हम डायरेक्टली एक रिजल्ट भी ध्यान रखते हैं कि एक से अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो दूसरे वाले का मास ऊपर आएगा, डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस होगा, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स होगा। तो अगर आपको ये गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए 10 किलोग्राम का है एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो 20 किलोग्राम का है, इन केस अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब मुझे जज करना है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दी 10 किलोग्राम। तो यहाँ से मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है, ये सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहोगे सर x इक्वल टू जाएगा, देखो ऊपर मास दूसरा वाला जाएगा, तो ये यहाँ से अगर मैं इसे m1 कंसीडर करता हूँ, इसे क्या अज्यूम करता हूँ m1, और इसे मैं अज्यूम करता हूँ m2, तो ये जाएगा फॉर्मूले में m2 डिवाइड बाई क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू में क्या आएगा, जो भी सेपरेशन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स है। तो ध्यान से सुनना बेटे, सिंपल सा रिजल्ट होता है सेकंड वाले का मास डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस इनटू सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो बड़ी आसानी से बोला जा सकता है, ध्यान से सुनना। अब मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 20 डिवाइड बाय सम ऑफ मासेस कितना आएगा 30, इंटू में सेपरेशन कितना है 10 मीटर। जैसे ही आप सोल्व करोगे 20/3 मीटर आप आंसर ऑब्टेन कर सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सिंपल सा
रे ऑप्टिक्स से पूछा गया, इसमें बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी आप डिस्कस करते हो, इन केस आप ये कोई भी बाउंड्री कंसीडर कर लेना, बिलो एंड अबो अदर मीडियम है, ये लाइट जो इंसिडेंट करवा रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपको गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो दिया है वो 60 डिग्री है। जो भी लाइट आपने इंसिडेंट करवाई है ये अदर मीडियम में जब एंटर होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है बेटा √3 है, इसमें आपको ये जज करना है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ में, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, पहले ये हमारा टारगेट है, ये जज करना, ठीक है। तो इसके लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे आप, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंसीडर करके चलना बेटा 1 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया √3 है, तो आप ये कह सकते हो μ1 इंटू साइन, वहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस या आप θ1 कंसीडर कर लीजिए, इक्वल टू जाएगा μ2 इंटू साइन θ2। अब जैसे वैल्यू पुट करोगे 1 इंटू में आएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू जाएगा √3 इंटू में आएगा साइन, सेकेंड वाला एंगल हमारे लिए अननोन है, ठीक है। जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे √3/2 इक्वल टू जाएगा √3 इंटू साइन r, यहाँ से जब r कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है। अब ये एंगल 30 डिग्री है, लेकिन हमसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करवा रहा है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव जज करना है आपको, ठीक है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे जज करना। तो ये हो गया हमारे पास में रिफ्लेक्टेड, जो ये सेम ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, आप सीधे कह सकते हो 180 माइनस 60 प्लस 30 इक्वल टू कितना जाने वाला है, मेरे हिसाब से 90 डिग्री। तो इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो बेटा कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड वेव क्या होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको गिवन है, जो नोट्स में हम अच्छे से कवर करते हैं, और ये ग्राफ आपको याद करवाया जाता है कि जब आप किसी स्पेरिकल बॉडी को रिलीज करते हो तो इनिशियली उसका वेट, उस पर लगने वाले बॉयंसी फोर्स एंड उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, उन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होता है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, तो उसका स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज होता है। बट जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होता है, उस पर लगने वाला बॉयंस, उस पर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो लगने वाला विस्कस फोर्स है वो इंक्रीज होता है। शायद उसका एक रिलेशन भी गिवन होता है, F = 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हो कि ये फोर्स के साथ साथ क्या होने वाला है, इंक्रीज, वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी विस्कस फोर्स इंक्रीज होगा, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला बॉयंसी फोर्स एंड विस्कस फोर्स है, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले वेट को बैलेंस कर देंगे, फाइनली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो आपको ऐसा ग्राफ सेलेक्ट करना है जिसमें इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो बट फाइनली बिकम्स कांस्टेंट। तो इनमें से जो ग्राफ गिवन है उनमें से एक ऐसा है जो इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आगे जाके वेलोसिटी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है सिंपल सा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। आपने अच्छे से कवर किया है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कंडक्टर में ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंक्रीज होने से उनमें होने वाली कोलिजन ज़्यादा डोमिनेंट होती है एंड ड्यू टू मोर कोलिजन और फ्रिक्वेंट कोलिजन्स आप ये कह सकते हो रेजिस्टेंस जो है ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होने लग जाता है। बट ऐसा ही केस आप अगर सेमीकंडक्टर में देखना चाहोगे तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं वो यहाँ बेनिफिट वाले होते हैं, कोलिजन यहाँ बेनिफिट नहीं पहुँचा, कोलिजन उतना डोमिनेंट नहीं होती जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना डोमिनेंट। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट हम क्लास में मेंशन करते हैं बेटा, ये अच्छे से ध्यान होगा आपको। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया सिंपल सा, प्रॉपर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर से रिलेटेड है। शायद आप लोगों ने रेजिस्टिविटी याद किया होगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट होता है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मेटल में ऑलरेडी लार्ज नंबर, कंडक्टर में ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स डोमिनेंट।
अब ड्यू टू मोर फ्रिक्वेंट कॉलिजन्स उसका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ फेस करता है। मीन्स आप ये कह सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी बहुत कम होते हैं। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने की वजह से उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो आपने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए याद किया होगा कि पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन बाय KQ/R। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि जो भी चार्ज ऑन स्फीयर है सेम है, चार्ज अगर सेम हुआ तो पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करने वाला है, साइज ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। ठीक है, तो अगर साइज ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, साइज कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो मोर पोटेंशियल होगा ऑन ए स्मॉलर बॉडी, तो आप ये कह सकते हो मोर पोटेंशियल ऑन ए स्मॉलर स्फीयर। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन 1D से पूछा, सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास में अच्छे से डिस्कस करके याद करते हो। उम्मीद है आपने डायरेक्ट टिक लगाया होगा, लेकिन एक बार सुन लेते हैं बेटा कि पर्टिकुलर सेकेंड nth सेकेंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग, वो वैसे तो u + g/2 इंटू में मेंशन किया जाता है 2n-1। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉलिंग के केस में आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाएगा 2n-1। जब आप 1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसमें वैल्यू n की वैल्यू। जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो ये 3 आएगा, एंड जब आप 3 पुट करोगे थर्ड सेकंड की बात करोगे तो ये 5 हो जाएगा, एंड फोर्थ सेकंड की बात करोगे तो ये 7 आएगा। तो इस तरह से आप इजीली रेशियो ऑब्टेन कर सकते हो। हाँ बेटा, काफ़ी टाइम से उम्मीद था इस टाइप के क्वेश्चन की, और मैं क्लास में आपको पता है अच्छे से याद करवाता था कि बेटा ऑर्डर एग्जाम में ज़रूर आता है, आपको ध्यान रखना। और उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी कि हो सकता है कि आप लोगों को याद रखने में आसानी रहे। थोड़ा रिवाइज करके दिखा देते हैं क्या याद था। शायद आपने ऐसा कुछ मेंशन किया था, रेस्पेक्टेड मोदी जी इज विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट विद XG, इतना ही लिख के छोड़ा जाता हूँ। तो आपने ये उम्मीद है बेटा ये स्टेटमेंट अच्छे से याद कर रखा होगा। वैसे गामा रे जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जी जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ये भी बोला जाता है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप जाओगे ना टॉप टू बॉटम तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, बट ये का यही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा किसकी है, रेडियो। तो रेडियो वेव नंबर 1 पे है, नंबर 1 उनमें से सबसे ज़्यादा 10⁻²। आप डायरेक्ट मैच करवा दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है माइक्रोवेव नंबर 2 वाले से मैच करवाना है, तो ये माइक्रो की पोजीशन ले लेगा। उसके बाद में है इंफ्रारेड, ये ऑर्डर से बेटा इंफ्रारेड थर्ड नंबर पे जाएगा बेटा। एंड लास्ट है एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो इन सब में कम होता है। इस तरह से आप इजीली ऑर्डर जज कर सकते हो। उम्मीद है बेटा आपने ये क्वेश्चन देखते ही उड़ा दिया होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड से रिलेटेड एक सिंपल सा फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज गिवन बाय μ0 n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर होता है। बट आप यहाँ नोटिस करोगे तो ये पर मिलीमीटर है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर मिलीमीटर इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करूँगा, बट उस पर मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो आप ये कह सकते हो साइड में मेंशन ही कर लो ना, n इक्वल टू कितना गिवन है 100 टन्स पर मिलीमीटर। अगर आप इसको मेंशन करना चाहो तो 100 इंटू 10⁻³ टन्स पर मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप मेंशन करोगे। जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे 4π इंटू 10⁻⁻7 एंड वहाँ से जब आप वैल्यू उठाओगे ये 10⁵। करंट जो गिवन था आप लोगों को 1 एम्पियर है। अगर सोल्व करोगे तो 4π की जगह आप यूज कर सकते हो 3.14 इंटू 10⁻⁻²। वैसे तो -2 वाले ऑप्शन 2 है, इसलिए हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बेटा 4 इंटू 3 अराउंड 12 होता ही है। तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल जो गिवन एक सिंपल सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। आपने शायद रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद किया होगा, मास इंटू k²। अगर आपको k जज करना है
तो इक्वल टू जाएगा बेटा आई डिवाइड बाई एम का रूट। अगर आपको रेशियो जज करना हो तो K1 डिवाइड बाई K2 इक्वल टू आप मेंशन करते हो सेम बॉडी के लिए डिफरेंट एक्सेस अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये जाएगा रूट I1 डिवाइड बाई I2। कुछ इस तरह से आपको डिसाइड करना है। अब फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास हो प्लेन के परपेंडिकुलर और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। एंड अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जज करना चाहो अबाउट डायमेट्रिक एक्सिस तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 mr²। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा √2 डिवाइड बाई 1। तो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो बेटा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सरफेस टेंशन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड है। जो भी एक्सिस प्रेशर होता है वो आप ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हो बेटा, क्या 4T डिवाइड बाई कैपिटल R। अगर आप रेडियस ऑफ बबल इंक्रीज करोगे, अगर आप रेडियस ऑफ बबल क्या करोगे इंक्रीज, तो जो भी प्रेशर है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड स्टेटमेंट है, आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल एनएलएम से पूछा गया, सिंपल सा, इसमें भी कोई ज़्यादा माथा पड़ी, वर्क पावर एनर्जी और एनएलएम दोनों का मिक्सचर है इसमें, ठीक है। फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो भी लिफ्ट है उसका टोटल मास आपको गिवन है। टोटल मास कितना गिवन है, 2000 किलोग्राम। उसकी वजह से जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे mg इक्वल टू आएगा बेटा 20,000 न्यूटन। mg की वैल्यू 20,000 न्यूटन आएगी। इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है एंड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आपको गिवन है। अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क कर रहा है इस पे 3000 न्यूटन वर्क कर रहा है। अगर आप टोटल जो रिटार्डिंग फोर्स देखोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये लग रहा है 23,000 न्यूटन। बट इस पे एक पुलिंग फोर्स भी अप्लाई किया जा रहा है बाई मोटर। मोटर जो भी फोर्स अप्लाई कर रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है इसको, ठीक है। अब बेटा अगर ध्यान से देखा जाए इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है इसका मतलब नेट फोर्स इस पे क्या रहना चाहिए, 0। तो मोटर जो फोर्स अप्लाई करेगी वो उतना ही अप्लाई करेगी जितना टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो फोर्स अप्लाइड बाय द मोटर अगर मैं मेंशन करना चाहूँ ये इक्वल आएगा 23,000 न्यूटन। इस तरह से आप जज कर सकते हो। एंड पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स इक्वल टू आप सिंपल सा कह सकते हो पावर डिलीवर्ड बाय मोटर जो आएगा इक्वल टू आप कह सकते हो फोर्स अप्लाइड बाय मोटर इनटू में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2300 इनटू में वेलोसिटी गिवन आपको 1.5, तो सोल्व करोगे तो ये आएगा बेटा कितना, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 34,500 वॉट पावर आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हो, बाकी मल्टीप्लिकेशन आप करके चेक कर लेना। मेन कॉन्सेप्ट था कांस्टेंट वेलोसिटी और जो भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिटार्डिंग है, कौन सा इसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो सिंपल सा एटम से रिलेटेड है, जिसमें एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला आप ध्यान में रखते हो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल इज गिवन बाई -13.6 Z² डिवाइड बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ n वो सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसमें गिवन है कि फर्स्ट सेल नहीं है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप n की वैल्यू जो है 2 पुट करते हो एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए आप n की वैल्यू जो है वो 3 पुट करोगे। जो भी एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, n²। मीन्स आप ये कह सकते हो अगर मैं जज करना चाहूँ ये रेशियो 1 and 2 एक्साइटेड स्टेट के लिए तो ये उल्टा रेशियो जाएगा बेटा 3 डिवाइड बाई 2 एंड स्क्वायर और मेंशन करना पड़ेगा, तो ये आएगा 9/4। तो इस तरह से आपको इजीली ये रेशियो ऑब्टेन करने को मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आपने ये रिजल्ट अच्छे से कवर किया, इवन क्लासरूम में भी हम डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स एक सिंपल सा प्रोसेस में जो भी ग्राफ बनता है बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी उससे रिलेटेड है। शायद आपने आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक और इस तरह के प्रोसेस अच्छे से कवर किए हैं। तो इन केस अगर आपसे बोल दिया जाए आइसोथर्मल में PV इक्वल टू आप कहते हो कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि जैसे ही मैं वेलोसिटी ये जो वॉल्यूम है इसको अगर इंक्रीज़ करूँगा
वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई वॉल्यूम में चेंज करेंगे प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो इन दोनों में से कोई एक ग्राफ जो है आइसोथर्मल का है, इन दोनों में से कोई एक ग्राफ आइसोथर्मल का है। और एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह से होता है कि ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट। अगेन इसमें भी ये होता है कि जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे प्रेशर डिक्रीज होगा नॉन लीनियर वे में। तो इनमें से कोई एक जो है वो डेफिनेटली आइसोथर्मल का ग्राफ होगा। तो अब मेरे को कैसे आइडिया लगेगा कि कौन सा वाला आइसोथर्मल प्रोसेस है या कौन सा वाला एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो या तो आप इसका यूज़ करके स्लोप ऑब्टेन कर लो या आपको याद हो आइसोथर्मल के केस में जो स्लोप होता है इक्वल टू होता है -P डिवाइड बाई V। एंड जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसमें जो P वर्सेस V ग्राफ का जो स्लोप होगा, P वर्सेस V कर्व का जो स्लोप है माइनस गामा टाइम्स ऑफ P बाई V होता है। तो इस स्लोप जो आइसोथर्मल के कंपैरिजन में एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होता है, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे थोड़ा फास्ट चेंजेस आएंगे। तो सेकेंड जो ग्राफ है वो किसका है, जिसमें फास्ट चेंज आ रहा है विद चेंज इन वॉल्यूम। तो ये सेकेंड ग्राफ रिप्रेजेंट करता है एडियाबेटिक प्रोसेस को एंड थर्ड रिप्रेजेंट करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस को। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखना है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो थर्ड हो जाएगा करेक्ट। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो है सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये आप डिस्कस करते हो कि बायो-सावर्ट लॉ यूज करके हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड जज करते हैं एंड काफ़ी सिमिलरिटी होती है विद कूलम्ब्स फोर्स। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी होता है। कूलम्ब्स फोर्स में जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स जज करते हैं उसमें जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है एंड यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं करंट एलिमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टेटमेंट 1 प्रॉपरली करेक्ट दिया है बट स्टेटमेंट 2 में ये उल्टा बोल गया बेटा कि इसने क्यू चार्ज को वेक्टर कह रहा है, चार्ज एक स्केलर होता है एंड करंट एलिमेंट आइडियल एक वेक्टर है, बट इस ऑप्शन में आपको क्या गिवन है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया दोनों सोर्सेस का नेचर इनकरेक्ट बोलने की वजह से। तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो बेटा इसको। तो हाँ बेटा, नेक्स्ट एक सिंपल सा पावर वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। पावर होता है जो भी वर्क डन पर यूनिट टाइम कह दीजिए, एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम। तो सिंपल सा आप ये कह सकते हो कि पावर अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसका सिंपल फॉर्मूला आप ये कह सकते हो एनर्जी ट्रांसफर्ड इन यूनिट टाइम। अगर डिसाइड करना हो तो जितना भी एनर्जी ट्रांसफर्ड हुआ है डिवाइड बाय टाइम करोगे तो पावर आएगा। एंड यहाँ से अगर आप एनर्जी जज करना चाहते हो किसी भी सोर्स से, चाहे जनरेटेड एनर्जी कह दो, रेडिएटेड एनर्जी है, इक्वल टू आएगा पावर ऑफ सोर्स इनटू टाइम इंटरवल। इनटू में क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पावर आपको गिवन है 100 किलोवाट, 100 किलो को कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से रिप्लेस कर दीजिए 1 आवर। 1 आवर में आप अगर मिनट देखोगे 60 एंड सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 36 × 10⁻7 जूल। बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हो आप लोग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पूछा गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें जो भी स्क्रीन है उस पर फिक्स्ड आपको रीजन गिवन है जिसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको गिवन है और वेवलेंथ चेंज करने पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आने वाली है आपको आइडिया देना है। तो आप ये कह सकते हो कि जो अगर विड्थ ऑफ फ्रिंज आप बीटा कंसीडर करते हो एंड एंड फ्रिंज अगर फर्स्ट टाइम ऑब्टेन करने को मिल रहा है तो रीजन सेम होने की वजह से सेकेंड टाइम जो भी विड्थ होगा एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगे उनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। मीन्स आप ये कह सकते हो फर्स्ट केस में अगर यहाँ मेंशन करते हैं, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर कंसीडर करते हैं n1, विड्थ ऑफ फ्रिंज अगर कंसीडर करते हैं β1, इक्वल टू ही रहेगा बेटा n2 इंटू में जाएगा β2। सेकेंड केस में जो भी विड्थ ऑफ फ्रिंज है एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम, क्योंकि जो रीजन है जो स्पेस है वो तो सेम ही है। अब यहाँ पे आप n1 जो है वो गिवन है कितना है, एक सेकंड के लिए n1 एज इट इज रहने दीजिए, n1 को तो ऐसा कैसा रहने दो। और ये आप मेंशन कर सकते हो λ1 इंटू कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। सेम वे में आप इधर कहोगे n2 इंटू में जाएगा λ2 इंटू कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d। ये λ d ये जो है d एंड स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा
फाइनली आप कह सकते हो n1 λ1 इक्वल टू जाएगा n2 λ2। नंबर ऑफ फ्रिंजेस सेकंड केस में अगर ऑब्टेन करना चाहें तो फर्स्ट में आपको गिवन है 8 एंड विड्थ जो गिवन है, जो वेवलेंथ जो गिवन है वह 600 नैनोमीटर डिवाइड बाय सेकंड केस में जो वेवलेंथ आपको गिवन है वो यहाँ पे गिवन है बेटा, सेकंड केस में वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। जैसे आप इन्हें सॉल्व करोगे आपका आंसर जाएगा बेटा 12 है। इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो कि एक फिक्स्ड रीजन में अगर वेवलेंथ चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी चेंज होने वाली है, बट अगर रीजन फिक्स रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्रिंजेस एंड विड्थ ऑफ फ्रिंज जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लगा के इसे सॉल्व किया है। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल अगेन एक सिंपल सा आ गया कि ड्यू टू ग्रेविटी जो भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है वो आपको अच्छे से याद है कि F इक्वल टू होता है बेटा m इंटू जी। आप जी का नेम रख सकते हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये आपको डिसाइड करनी है। तो आप फोर्स को इधर ले, मास को फोर्स में डिवाइड कर दीजिए, तो जी इक्वल टू जाएगा फोर्स डिवाइड बाई मास। अब फोर्स कितना गिवन है 3 डिवाइड बाई मास, अगर आप नोटिस करोगे 60 ग्राम है, ग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, तो -3 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे आएगा 50 न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल सा आया जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में बोथ साइड जो है, जो मास नंबर एंड चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, मीन्स सेम रहना चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे इसमें, अगर पॉजिट्रॉन पे देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि 1 एंड 0 होता है इस पे। ठीक है, मास नंबर आप 0 कंसीडर करोगे एंड जो भी इस पे चार्ज है वो 1 के इक्वल होता है। तो 11 में से 1 तो यहाँ पे चला गया, तो इसके पास कितना बचेगा 10 एंड 22 एज इट इज रहेगा, इसके पास 22 एज इट इज रहेगा। तो 10 एंड 22 वाला ऑप्शन चेक करना, आपको लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल सा रोटेशनल मोशन से पूछा है, जिसमें हम एंगुलर एक्सेलरेशन जो है डिफाइन करते हैं। तो वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब आपको चेंजेस गिवन है तो सिंपल सा आप ये कह सकते हो एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। आपको टाइम इंटरवल गिवन है, जो भी एंगुलर वेलोसिटी गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ आरपीएम है। तो आरपीएम आप कह सकते हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो जैसे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू आप कहोगे 2 पाई इंटू जो भी फ्रीक्वेंसी इनिशियल गिवन है। ऐसे ही आप कह सकते हो, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा तो 2 पाई इंटू में जाएगा बेटा कितना गिवन है इनिशियल 1200, बट वो पर मिनट में है, तो इसलिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 20 आ जाएगा बेटा, 20 इंटू 2 पाई इक्वल टू आ गया 40 पाई। तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। सेम वे में आप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जज करोगे 2 पाई इंटू फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, ये आएगा 2 पाई इंटू में जाएगा वहाँ पे 3120 डिवाइड बाई 60। अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से आ जाएगा 2 पाई इंटू में 5 इंटू में 2, तो ये आएगा 104 पाई। जैसे आप दोनों को सॉल्व करके इसमें पुट करोगे तो अल्फा इक्वल टू जाएगा 104 पाई, माइनस में आएगा 40 पाई डिवाइड बाई जो भी इसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगा हुआ है 16 सेकेंड डिवाइड बाई 16 सेकेंड। आप जैसे ही माइनस करोगे 64 पाई डिवाइड बाई 16 इक्वल टू जाएगा बेटा 4 पाई। बाकी कन्वर्जन जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आप किस वे में कन्वर्जन करते हो। आप पहले वैल्यू पुट करके भी बाद में कन्वर्जन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा आइडिया रखना बेटा कि ये हमारा आंसर था रेडियन पर सेकेंड में, बट हमें यूनिट क्या गिवन था, रिवॉल्यूशन पर मिनट गिवन था। तो अगर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा, अदरवाइज तो आप इजीली इन्हें ऑब्टेन कर सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक सिंपल सा पूछा गया है, जिसमें आपको फोकल लेंथ ऑफ द बाई कॉन्वेक्स लेंस डिसाइड करना है। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आप क्लास में अच्छे से याद करते हो, 1/f इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1 इंटू
1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पे जो भी बाई कॉन्वेक्स लेंस गिवन है इसके दोनों रेडियस का अमाउंट सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये r1 है और ये r2 है। अगर मैं लेफ़्ट साइड से रे इंसिडेंट करवाऊँगा, लेफ़्ट साइड से रे, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये r1 है, ये r2 है। r1 जो कंसीडर किया जाएगा वो +20 सेंटीमीटर में गिवन है, एंड r2 जो कि इसका सेंटर ऑपोजिट टू रे आप मूव करोगे तो ये जाएगा -20 सेंटीमीटर। जैसे ही दोनों वैल्यूज इसमें पुट करोगे प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें पुट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5, तो 1.5 माइनस 1 इंटू में आएगा बेटा 1/20 सेंटीमीटर में, ये माइनस में 1/-20, ठीक है। जैसे आप सॉल्व करोगे ये आएगा 0.5 इंटू में आएगा बेटा यहाँ पे सॉल्व करने पे 1/10। अगर इससे और सिंप्लीफाई करें तो जो भी फ्रीक्वेंसी जो भी ये फोकल लेंथ है 1/20, तो 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आएगा। कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर। या यूँ कह दीजिए कि आप 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन आपको जज क्या करना है? पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इन मीटर, मीटर में आपको यूज़ करना है, तो ये आएगा 1/0.2 अगर आप सॉल्व करोगे तो 5D इसका जो है पावर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है। जो भी इंसिडेंट एनर्जी है, मैं इस इक्वेशन को ही मेंशन कर देता हूँ बेटा। जो भी इंसिडेंट एनर्जी होता है इक्वल टू आप ये कह सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आउटसाइड लाने का काम वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी। बची हुई एनर्जी उसके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, जो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में ऐसा कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये रिलेशन में जैसे डेटा गिवन है वैसे डेटा अगर आप पुट करके सॉल्व करोगे तो ऑप्शन मैच हो जाएगा। बट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, मीन्स बोनस जाना चाहिए। आप यहाँ रिलेशन से ही कह सकते हो कि अगर आप इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज करोगे, इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज करोगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होने वाला है? इंक्रीज होगा। और अगर आप इंसिडेंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट डिक्रीज करोगे तो डेफिनेटली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में नहीं, यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है सेकंड केस में कम है, बट यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर दिया? ज़्यादा। मीन्स वहाँ तो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी हमने डिक्रीज की है, और यहाँ क्या कह दिया इसने? जो भी इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो मीन्स ये एक तरह से फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये बोनस जाना चाहिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन सेमीकंडक्टर से पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होता है कि आइडेंटिकल डायोड्स सर्किट में कनेक्टेड हो एंड ऑल डायोड्स अगर फॉरवर्ड बायस है तो उन पे ड्रॉप सेम होगा, और एक फॉरवर्ड एंड दूसरा रिवर्स है तो ड्रॉप जो है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप फर्स्ट केस में चेक करोगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी या नेगेटिव टर्मिनल है। फर्स्ट केस में डायोड कुछ इस तरह का है। ये फर्स्ट केस का डायोड है। पी साइड जो है आप लेफ्ट में कंसीडर करोगे, राइट साइड जो है वो एन, लेफ्ट साइड में पी है और राइट साइड में एन है। ये डायोड है। ये डायोड भी कुछ इसी तरह से कनेक्टेड है। ऊपर जो डायोड जहाँ पे पीएन जंक्शन बना रखा है वहाँ कुछ इस तरह का डायोड फील कर रहा है। ये करंट इधर से आके इधर से पास होना चाहिए, तो करंट के बेसिस पे आप कह सकते हो करंट P2 हाई पोटेंशियल जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। या यूँ कह दीजिए कि ये P टर्मिनल जो है P से कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी P से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल भी P साइड से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस होगा। तो यहाँ पे दोनों पे ड्रॉप क्या आएगा? सेम आएगा। मीन्स ये वाला केस जो है करेक्ट ऑप्शन में काउंट होगा। अब यहाँ चेक करोगे ये डायोड कुछ इस टाइप का है, एंड ये डायोड अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस टाइप से है। तो अगर मैं यहाँ से करंट अगर फ्लो करवाना चाहूँ तो ये करंट इस डायोड से पास होना चाहिए, तो ये तो फॉरवर्ड बायस मिलेगा, बट नेक्स्ट डायोड जो वो रिवर्स बायस होगा। मीन्स इसका P साइड जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस है, लेकिन इसका P साइड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होने की वजह से रिवर्स बायस है। तो ये करेक्ट ऑप्शन में नहीं जाएगा क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं मिलेगा। इन दोनों पीएन जंक्शन पे पोटेंशियल सेम नहीं मिलने वाला। यहाँ एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स है। इसमें चेक करोगे तो डायोड कुछ इस तरह से कनेक्टेड है।
ये डायोड भी इस तरह से कनेक्टेड है और ये डायोड भी कुछ इस तरह से। तो यहाँ से जो भी करंट आएगी वो इजीली डायोड से फ्लो करती हुई वापस बैटरी में आएगी, दोनों के दोनों फॉरवर्ड हो जाएंगे। या यूँ कह दो पी साइड जो है इसके दोनों के दोनों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मीन्स दोनों जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस होंगे। इस केस में दोनों पीएन जंक्शन पे जो पोटेंशियल मिलेगा वो सेम ही आएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल अगेन सिंपल सा आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं उन पे वोल्टेज सेम होता है। तो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन पे वोल्टेज सेम होगा, तो जो भी हीट जनरेट होगी या जो एनर्जी इनसे रेडिएट होने वाली है उस एनर्जी के लिए जो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज ही यूज़ करना, क्योंकि वोल्टेज सेम है तो आप उन्हें रिलेट इजीली कर पाओगे। तो जो भी एनर्जी इसमें जनरेट होगी वो इक्वल टू आप ये कह सकते हो बेटा कि वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू में टी। तो यहाँ वोल्टेज सेम है, ड्यूरेशन सेम रहे, तो जो भी हीट रिलीज होने वाली फ्रॉम द रजिस्टर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। तो अगर आप रेशियो ऑफ केस 1 एंड केस 2 का अगर जज करोगे तो रेजिस्टेंस के रेशियो का उल्टा मेंशन करना है, तो ये आएगा 200 डिवाइड बाई 100, तो रेशियो जाएगा 2:1। इस तरह आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आप लोगों को, सिंपल सा जो स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती है उसमें जनरेटेड ट्रांसवर्स वेव की स्पीड से रिलेटेड। अब स्पीड ऑफ द वेव इन स्ट्रिंग जो गिवन होता है इक्वल टू होता है बेटा रूट टेंशन इन स्ट्रिंग डिवाइड बाई मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन। अगर आप इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल जो है टेंशन डबल करोगे, पहले अगर टेंशन टी है एंड उसको बाद में 2t कर दोगे तो जो भी रेशियो ऑफ स्पीड्स जाएगा 1/√2 आएगा। तो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो बेटा रेशियो ऑफ स्पीड्स हैं इन केस 1 एंड केस 2 जो है 1:√2 होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है जो हम अच्छे से याद रखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन देनी है आप लोगों को। जो भी पीक वैल्यू होता है वो आरएमएस का कितना होता है, तो हमने ये रिलेशन ज़रूर अच्छे से याद किया होगा कि वोल्टेज का पीक वैल्यू जो भी होगा डिवाइड बाय √2 इक्वल टू आरएमएस। तो √2 को आप लेफ्ट में लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट एसी वोल्टेज। हाँ बेटा, नेक्स्ट एक और सिंपल सा एक एग्जांपल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है। ये थोड़ा सा एक अच्छा न्यूमेरिकल कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको एक रिलेशन याद आना चाहिए कि करंट डेंसिटी इज गिवन बाय कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको कंडक्टिविटी की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस तो कुछ इस तरह से होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रेजिस्टिविटी की जगह आप चाहो तो कंडक्टिविटी यूज़ कर सकते हो, 1/σ इंटू L/A आएगा। अगेन मैं अगर यहाँ से ये जज करना चाहूँ कि सिग्मा इक्वल टू क्या जाएगा 1/R L डिवाइड बाई A, ये रिलेशन आपको सिग्मा की जगह उठा के पुट करना होगा। और करंट डेंसिटी इक्वल टू आएगा बेटा क्या, ये आ गया करंट डेंसिटी L इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई जाएगा रेजिस्टेंस इंटू में एरिया, या यूँ कह दीजिए अगेन वापस रीराइट करते हैं तो आप ये सिंपल सा पैटर्न बता सकते हो कि जो लेंथ ऑफ दी कंडक्टर गिवन है 10 मीटर है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको जज करना है रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम गिवन है, इंटू में एरिया ऑफ वायर पाई इंटू आर स्क्वायर। आर की जो वैल्यू गिवन है वो 10⁻⁻2 बट डिवाइड बाई √π भी है, एंड इस पर होल स्क्वायर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप 0 0 कैंसिल करोगे ड्यू टू स्क्वायर, ये पाई एंड पाई भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड ये आंसर आएगा 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। हालांकि आप चाहो तो इसे अदर मेथड से भी ऐसे भी ट्राई कर सकते थे। करंट डेंसिटी is given by I upon area, I is given by voltage divide by resistance, voltage divide by resistance। अब voltage across the conductor in terms of electric field अगर आप मेंशन करना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर मेंशन करना पड़ेगा। तो आप इस तरह भी मूव कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके माइंड में कौन सा वाला पैटर्न क्लिक होता है। तो इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो रिलेशन। हाँ बेटा, ये वही यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है जो हम स्पेशली एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं कि बेटा हमारे
फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनके हम यूनिट्स अलग से डिफाइन करते हैं बट वो सेम क्वांटिटीज़ के रेशियो से ऑब्टेन की जाती है। जैसे प्लेन एंगल होता है आर्क डिवाइड बाय रेडियस, तो ऊपर भी लेंथ है डिवाइड में भी लेंथ है, तो ये डायमेंशन लेस होगी बट फिर भी हम इसका यूनिट डिफाइन करते हैं, जैसे कि रेडियन हुआ, डिग्री हुआ। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दो ऐसी क्वांटिटीज़ है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जिनके यूनिट्स डिफाइंड है बट ये डायमेंशन लेस होते हैं। ये क्या होते हैं? डायमेंशन। तो इनकी कोई डायमेंशन नहीं है बट इनकी यूनिट्स डिफाइंड होती है। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो एग्जांपल गिवन है सिंपल सा करंट इलेक्ट्रिसिटी से व्हीटस्टोन ब्रिज से पूछा गया है। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम ऐड करते हैं कि जो भी इससे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज होते हैं इन केस जो भी ब्रांचेज में रेजिस्टेंस यूज हुए हैं वो इक्वल हो, नियर टू ईच अदर हो, उस केस में एंड स्मॉल हो, वेरी लार्जेस्ट रेजिस्टेंस को यूज़ नहीं किया जाए, तो उस केस में ये जो आउटपुट देगा ये मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज आउटपुट देगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल अगेन एक सिंपल सा न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया जिसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है, हमें अच्छे से याद होता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो उसके मास नंबर के साइज ऑफ न्यूक्लियस या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो प्रोपोर्शनल टू होता है a पावर 1/3। अगर आप इस तरह से ये मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल, इसमें एक मास नंबर 125 है, दूसरा मास नंबर 64 है, तो रेडियस का अगर रेशियो जज करना चाहते हो तो सिंपल सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए एंड यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 125 डिवाइड बाई 64 होल पावर 1/3, या यूँ कह दीजिए इनसाइड 5 पावर 3 है डिवाइड बाई 4 पावर 3 है, होल पावर 1/3 है। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 4। तो ये भी बहुत ईजी सा आगे सिंपल सा रिलेशन आप याद रखते भी हो कि जो भी साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो जो भी मास नंबर है उसका पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन से, हालांकि इसमें बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है बट प्रॉब्लम ये काफ़ी बच्चों ने मिस्टेक की होगी। जो प्रोजेक्शन एंगल है वो वर्टिकल के साथ दिया है बट हम जो भी प्रोजेक्शन एंगल है वो किसके साथ देखते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होता है। तो इन केस अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखोगे तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट जो भी वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा से गिवन होगा। बट ये आपको याद रखना होता है कि इट इज़ प्रोजेक्शन एंगल विच इज़ टेकन फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल एंड गिवन एंगल इज़ विद वर्टिकल। ये वर्टिकल के साथ एंगल दिया था तो मैं वर्टिकल से अगर ये 60 डिग्री पे है तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा? 30 डिग्री पे आएगा। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे तो ये आएगा 10 इंटू में कॉस 30 डिग्री। जैसे 30 डिग्री पुट करोगे वैल्यू इसका जो √3/2 आप रखिए एंड जो भी आंसर आएगा वो 5 इंटू √3 हो जाएगा। तो इस तरह आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो बट इसमें मिस्टेक होने के चांसेस वही थे इन केस अगर आपने वर्टिकल पे फोकस नहीं किया हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यूनिट एंड डायमेंशन प्लस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा माथापड़ी वाला टास्क नहीं है। सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन जज करना है जिसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करते हो F=G(m)m डिवाइड बाई r²। आप लेंथ के स्क्वायर को जो भी फोर्स है उसके डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे एंड दोनों मास के स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो ये जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है m1 L1 T-2 इंटू में आएगा L2 डिवाइड बाई m2। जैसे आप सोल्व करोगे इसका डायमेंशन जाएगा m⁻⁻1। m⁻⁻1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, m⁻⁻1 सिर्फ इसी में है तो a किसके साथ मैच हो रहा है? नंबर 2 के साथ मैच हो रहा है। चलो ठीक है, ये तो करेक्ट हो गया। अब एनर्जी चाहे कोई सी भी हो बेटा, m1 L2 T-2 ही चेक करना है। तो सेकंड जो मैच होना चाहिए, सेकंड जो b है किसके साथ मैच होता हुआ दिखा रहा है? m1 L2 T-2। m1 L2 T-2 ये नंबर 4 के साथ मैच हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो दो से ही काम चल जाए, हालांकि मैं तो सारे सोल्व करूंगा बट आपके जैसे दो मैच हुए हैं आपको चेक कर लेना चाहिए, नेक्स्ट जो है वेरीफाई करना ही चाहिए। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है Gm डिवाइड बाई R, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि ये इसी से बना सकते हैं, फोर्स में एक R से मल्टीप्लाई करके एक M को डिवाइड में ले आओ। जैसे आप इसमें मेंशन करोगे m1 L1 T-2 इंटू L डिवाइड बाई m एंड m कैंसिल हो जाएगा, ये L2 इंटू T-2, L2 इंटू T-2 मीन्स C जो है वो फर्स्ट के साथ मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। C जो है फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। लास्ट है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है कुछ इस तरह से जज किया जाता है Gm डिवाइड बाई
आर स्क्वायर। अब जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसी से अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो ये एफ डिवाइड बाई एम बन जाएगा और ये आएगा L1T-2, L1T-2, मतलब डी वाला जो है वो थर्ड के साथ मैच होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप इजीली जो है ऑब्टेन कर सकते हो। फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन देखना है और ये थर्ड ऑप्शन आप चेक कीजिए, फर्स्ट का सेकंड से है, सेकंड बी जो है उसका फोर्थ के साथ है, सी जो है उसका फर्स्ट के साथ है, डी जो है उसका थर्ड के साथ है। तो इजीली आप ऑब्टेन कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से याद रहने चाहिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंपल रे ऑप्टिक्स से, जिसमें स्नेल्स लॉ एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। इन केस जब भी कोई लाइट रे, मान यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं बेटा, ये कोई बाउंड्री कंसीडर कर लीजिए, इसमें एक मीडियम 1 कंसीडर कर रहे हैं, बॉटम वाला है, एंड ये मीडियम 2 कंसीडर करके चल रहे हैं। जब मीडियम 1 से कोई लाइट इंसिडेंट होगी इस बाउंड्री के ऊपर, ये अज्यूम करके चलना बेटा, जैसे मैं यहाँ से मीडियम 1 पे एक लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूँ। इन केस ये इंसिडेंट लाइट अगर बाउंड्री के अलोंग ट्रेवल कर जाए तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये नॉर्मल कंसीडर कर रहे हैं ऑन बाउंड्री, यहाँ पे जो भी एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री। थोड़ी देर के लिए पैरामीटर्स अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है वो μ1 है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लेना बेटा μ2 है, यहाँ वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो v1 है, यहाँ स्पीड ऑफ द लाइट जो है वो v2 है। यूजिंग स्नेल्स लॉ आप ये कह सकते हो सर μ1 इंटू में आएगा साइन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I इक्वल टू जाएगा μ2 इंटू में आएगा साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। जैसे आप μ1 एज इट इज़ रखना, यहाँ पे साइन 90 डिग्री, एंड ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब ये बाउंड्री के अलोंग मूव करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो आप इसको क्रिटिकल एंगल से रिप्लेस कर दीजिए IC से, इक्वल टू आएगा बेटा μ2 इंटू में आएगा साइन 90 डिग्री। जैसे आप इस रेशियो को वापस फाइंड आउट करने की प्लानिंग करोगे, IC इक्वल टू जाएगा बेटा μ2 डिवाइड बाई μ1। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्पीड ऑफ लाइट की है, नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी एक रिलेशन होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से आपको ये पता है कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आप यहाँ पे इसको यूज़ करोगे तो ये रेशियो ऑफ वेलोसिटी 1 एंड वेलोसिटी 2 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप क्रिटिकल एंगल की इंफॉर्मेशन जज करना चाहते हो तो जो वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में गिवन है वो 1.5 इंटू 10 टू पावर 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 गिवन है, डिवाइड बाई सेकंड में जो स्पीड गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर 8 है। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे ये आएगा 0.75, मीन्स आप कह सकते हो क्रिटिकल एंगल इक्वल टू जाएगा बेटा साइन इनवर्स 0.75। इस तरह आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपको सिंपल सा कैपेसिटर से है, जो हम अच्छे से क्लास में डिस्कस करते हैं बेटा कि चार्ज करके किसी अदर अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो उसमें किस तरह की एनर्जी स्टोर रहेगी। अगर मैं यहाँ मेंशन करूँगी पहले, जैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपको कॉमन पोटेंशियल डिसाइड करना है, एंड कॉमन पोटेंशियल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब देखो दोनों की कैपेसिटेंस सेम है तो थोड़ी देर के लिए इसको भी C एज्यूम कर लो, इसको भी C एज्यूम कर लो, ठीक है। एंड बैटरी का वोल्टेज फिलहाल मैं V एज्यूम कर रहा हूँ, एंड इसको इनिशियली न्यूट्रल होने की वजह से सेकंड वाला कैपेसिटर जो उस पर पोटेंशियल 0 एज्यूम करेंगे। तो ये आएगा C इंटू वी फर्स्ट वाले पे, सेकंड वाले पे 0 है, डिवाइड बाई 2C, तो ये आ गया V डिवाइड बाई 2। इस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हो। अब सिस्टम में जो भी स्टोर्ड एनर्जी होगी, सिस्टम में जो भी स्टोर्ड एनर्जी होगी अगर मैं ऑब्टेन करना चाहूँ, सिस्टम में जो भी स्टोर्ड एनर्जी है वो दोनों ही कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज तो पता है, ये हाफ CV² हाफ CV अप्लाई कर दीजिए, हाफ C इंटू में आएगा V/2 होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर में हाफ C इंटू में आएगा V/2 होल स्क्वायर। दोनों कैपेसिटर्स में जो जो स्टोर्ड एनर्जी वो डिसाइड कर ली। जैसे आप ऐड करोगे इसको आएगा 1/4 इंटू C इंटू V², वैल्यू आप पुट कीजिए, 1/4 एज इट इज रहेगा, इंटू में 900, बट ड्यू टू पिको आप 10⁻⁻12 पुट करोगे, एंड इंटू में जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया था वो 100 है, उसका स्क्वायर मेंशन करो।
जैसे आप डिवाइड करोगे इसको 2.25 इंटू 10 टू पावर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 हटाएंगे तो -6 जूल आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो, बस हल्का कैलकुलेशन है। फर्स्ट आपको ये ऑब्टेन करना है कि दोनों कैपेसिटर पे कॉमन पोटेंशियल कितना है। अब कैपेसिटर पे पोटेंशियल पता लग गया तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी जज कीजिए, सेकंड वाले में स्टोर्ड एनर्जी जज कीजिए, एंड दोनों की सिस्टम की एनर्जी जो है दोनों का सम आ जाएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया है, जिसमें हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि जब भी आप किसी कोयल को या लूप को इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते हो तो उसकी वजह से फ्लक्स जो है पीरियडिकली चेंज होता है, एंड जो भी ईएमएफ जनरेट होता है वो एक पीरियडिक ईएमएफ होता है, जिसका अमाउंट अगर आप डिसाइड करना चाहो तो ऐसे कोई रिलेशन से जज करते हैं NBA ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी। इसका जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, आप साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, NBA इंटू ओमेगा। अब जो भी लूप या कोयल है उसको हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट रोटेशन करवा रहे हैं, तो जो भी वर्टिकल फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड आप यूज़ करने वाले हो कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 1000। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2 इंटू 10 टू पावर -5। साथ के साथ में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नहीं एरिया ऑफ दी कोयल अगर जज करना चाहे तो आपको रेडियस 10 मीटर गिवन है, और रेडियस अगर गिवन है तो पाई इंटू R स्क्वायर, आर यहाँ पे 10 का स्क्वायर मेंशन कर दीजिए। ओमेगा की जो वैल्यू गिवन है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो जैसे आप इन सबको यूज़ करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बेटा ये 1000 है इंटू में 10 टू पावर 2 है, और 10 टू पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो आंसर जाने वाला है वो आ रहा है बेटा 4 पाई। ये मैक्सिमम ईएमएफ इसमें जनरेट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कितना गिवन है 12.56। तो अगर आप मैक्सिमम करंट जज करना चाहते हो, मैक्सिमम करंट, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। मैक्सिमम ईएमएफ आ गया 4 इंटू 3.14 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस गिवन है 12.56, एग्जैक्टली कैंसिल होगा और करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ऐसा भी नहीं था कि हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन एक सिंपल सा फॉर्मूला हम जो ध्यान में रखते हैं, हालांकि डेरिवेशन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस की थी कि जो भी डाइपोल होता है अगर उसका साइज़ वेरी स्मॉल हो तो उसकी वजह से जो भी एक्सियल पॉइंट्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से गिवन होगा। आपने रिलेशन याद किया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2kp डिवाइड बाई r³। तो यहाँ r पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आप इजीली टिक कर सकते हो। एंड कंडीशन भी गिवन थी कि डाइपोल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू फाइंड। तो जब डिस्टेंस लार्ज होती है तो डाइपोल स्मॉलर, स्मॉल के केस में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे सिंपल सा पूछा गया है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है, हालांकि आप कैलकुलेशन करोगे तो अनावश्यक फंस जाओगे, कि मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होता है। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, जो मल्टीप्लाइंग नंबर्स है उनमें लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किस में है। तो यहाँ अगर चेक करो आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स अगर आप चेक करोगे तो इसमें 3 गिवन है, और इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स 2 है। तो लिस्ट कौन सा वाला हुआ, ये। तो आपके आंसर में भी इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब आप चेक करोगे तो ओनली 1 ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना था, सिंपल सा रूल देखना है जिसके बेसिस पे आंसर डिसाइड करना है। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन एसएसएम से पूछा गया, सिंपल पेंडुलम बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्लास में भी हम डिस्कस करते हैं बेटा इस टाइप का न्यूमेरिकल कि 2 पेंडुलम अगर एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं तो कितने ऑसिलेशंस के बाद में दोनों इन फेज होंगे। तो आप ये कह सकते हो जब एक अगर n रिवोल्यूशन करे और दूसरा एक एक्स्ट्रा रिवोल्यूशन करके इन फेज हो जाएगा, मीन्स दूसरा वाला n+1 रिवोल्यूशन करे, तो जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज़्यादा। तो आप जिसका टाइम पीरियड कम है उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन
n+1 कंसीडर कर लीजिए, और जिसका टाइम पीरियड कम है उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आप n कंसीडर कर लीजिए। इस तरह के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये एज्यूम कर लिया जाए आफ्टर टी टाइम जो है इन फेज होंगे, तो दोनों के लिए कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी। आफ्टर टी टाइम अगर एक ने n ऑसिलेशंस कंप्लीट किए और टाइम पीरियड उसका t1 है, तो सेकंड के ऑसिलेशन अगर n2 है एंड टाइम पीरियड यहाँ पे t2 कंसीडर करें। बस ये ध्यान रखना है, जिसका टाइम पीरियड कम होगा वो ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा, एक एक्स्ट्रा ऑसिलेशन करवाना है। तो फर्स्ट वाले का लेंथ ज़्यादा है, तो आप एक बार के लिए रीराइट कर लेते हैं बेटा, 2 पाई इंटू में जाएगा √L/g इक्वल टू आएगा n2 इंटू 2 पाई √L, यहाँ पे 1 और ये 2 कंसीडर कर लो अपॉन g। फाइनली ये कह सकते हो n1 इंटू √L1 इक्वल टू जाएगा n2 इंटू √L2 आएगा। अगर मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसने n रिवोल्यूशंस कंप्लीट किए, ठीक है, तो यहाँ पे n इंटू में रूट, इसका लेंथ कितना है 121 इक्वल टू, तो जिसका लेंथ कम है वो ज़्यादा रिवोल्यूशंस करेगा, मीन्स यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा n+1 एंड इंटू में जाएगा 100। जैसे आप रूट सोल्व करोगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये आ रहा है 11n इक्वल टू 10n प्लस में आएगा बेटा 10, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू जो आने वाला है वो 10 आएगा। तो ये 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा जिसका लेंथ ज़्यादा है, एंड जिसका लेंथ कम है वो एक एक्स्ट्रा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, मतलब 11। तो हमें किसके लिए शॉर्टर पेंडुलम जो है उसके लिए जज करना था, तो 10+1 मतलब 11 ऑसिलेशंस कंप्लीट करेगा जब वापस ये इन फेज होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल जो पूछा गया सिंपल सा इलास्टिसिटी से है, जिसमें बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन हम ऐड करते हैं कि बेटा जो भी स्प्रिंग का स्केचिंग होता है वो डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे, उसका शियर मॉडुलस जो है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंड साथ के साथ में नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वो ये है कि जो भी स्टील होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर के कंपैरिजन में हाई होता है। बट यहाँ पे जो आपका रीज़न गिवन है उसमें इनकरेक्ट रीज़न है, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। असर्शन इसका करेक्ट हो गया और रीज़न इसका इनकरेक्ट है। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है MEC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पूछा गया। सिंपल सा एम्पियर्स लॉ हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग एम्पियर्स लॉ जब आप डेरिवेशन करते हो सॉलिड कंडक्टिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने शायद याद किया होगा इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, μ0I डिवाइड बाई 2πr², एंड साइड में आता है स्मॉल r। तो ये लीनियरली इंक्रीज होता है जब तक आप बाउंड्री तक नहीं पहुंचते हो, जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंचते हो, एंड जैसे आप आउटसाइड जाओगे मैग्नेटिक फील्ड जो है कुछ इस तरह का ऑब्टेन करने को मिलेगा, μ0I डिवाइड बाई 2πr। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इनसाइड लीनियरली इंक्रीज होता है, सरफेस से बाहर चले जाओगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो ये हाइपरबोलिक वे में या रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वे में डिक्रीज होता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है सिंपल सा है, जिसमें हाइड्रोजन का अमाउंट गिवन है और आपको उसका वॉल्यूम डिसाइड करना है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप उसे आइडियल गैस की तरह कंसीडर करते हो, एंड आइडियल गैस के लिए हम ये याद करके चलते हैं बेटा कि 1 मोल जो भी अमाउंट होता है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, और मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो जो भी गिवन मास है उससे हमें पहले मोल ऑब्टेन करने हैं, और मोल आते ही आप उसको 1 मोल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। तो नंबर ऑफ, अगर मैं डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ द गिवन वाटर जज करना चाहूँ तो आपको मोल डिसाइड करने के लिए जो भी मास गिवन है 4.5 किलोग्राम, इसको वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 18 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। बट ये नंबर ऑफ मोल्स है, एक मोल में जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, बट आप लीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे अराउंड आएगा बेटा 5.6 मीटर क्यूब। तो उम्मीद है बेटा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा थीम ये था कि गिवन तो वाटर था, बट जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस खत्म हो गए तो हमने इसे आइडियल गैस कंसीडर कर लिया। आइडियल गैस के केस में 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है ये हमें अच्छे से याद है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अल्टरनेटिंग करंट से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आपको इसमें
फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अगर जज करना है तो जो भी कोफिशिएंट ऑफ टाइम होता है वो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू 100 गिवन आप लोगों को। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स अगर जज करना चाहें तो ये आएगा 50 डिवाइड बाई पाई। इस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हो। एंड फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर जज करना है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है इक्वल टू आप मेंशन कर सकते हो 1/2 रूट L इंटू सी। जैसे आप L एंड C की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करोगे जो गिवन वैल्यूज़ है, ठीक है। L की वैल्यू जो गिवन आपको 10 हेनरी है एंड कैपेसिटेंस की जो वैल्यू गिवन है वो 10 ही है, बट ड्यू टू माइक्रो आपको 10⁻⁻6 पुट करना होगा। एंड ये आएगा, एंड जब सोल्व करेंगे तो इनसाइड 10⁻⁻4 है जिसका रूट 10⁻⁻2 होगा, एंड इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 10⁻2 डिवाइड बाई 2π। अगेन सॉल्व करने पे आएगा 50 डिवाइड बाई 5 पाई। तो 50 डिवाइड बाई पाई, 50 डिवाइड बाई 5 दोनों सेम होंगे आंसर, ठीक है। तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी एंड सर्किट का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दोनों का अमाउंट इक्वल ही होगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉजिक गेट से पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा बहुत एलजेब्रा आना चाहिए, एलजेब्रा अप्लाई करके सोल्व करेंगे तो फास्ट आंसर भी आएगा। यहाँ आपको ए इनपुट देना है, ये नॉट गेट है, आउटसाइड भेजेगा ए बार। यहाँ आपको बी सप्लाई करना है और यहाँ से घूम के भी बी जाएगा। ये एंड गेट है, ये आगे नॉट लगाए मीन्स ओवरऑल नैंड गेट है, मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा। तो ये ए बी एंड इस पर इकट्ठा बार है, ये भी मल्टीप्लाई करेगा ए बार बी एंड इकट्ठा बार लगा देगा। नेक्स्ट ओनली एंड गेट है तो ये सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ गया ए बी बार एंड इनटू में आएगा बेटा क्या, ए बार एंड साथ में बी और इकट्ठा बार। अब आपको यहाँ बार को ब्रेक करने का रूल अप्लाई करना है जो डी मॉर्गन थ्योरम में आता है। जब आप बार ब्रेक करोगे तो डॉट प्लस में, बार ब्रेक करोगे तो डॉट प्लस में जाएगा। तो ए बार प्लस बी बार एंड इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, ए डबल बार प्लस बी बार से। फिर से मेंशन कर रहे हैं ए बार प्लस बी बार। अब बेटा यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है कि खुद पे अगर डबल बार है तो बार से बार कैंसिल होता है और ओनली बी ए बचेगा। तो ये आ गया बी बार, ब्रैकेट ओपन करें तो ए बार ए प्लस में आएगा ए बार बी बार प्लस में आएगा बी बार ए प्लस आएगा बी बार। इस तरह से आप मेंशन करोगे। ये खुद के बार से मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाएगा। ये बेटा ए बार बी बार एज इट इज रहेगा, अभी तो ऐसे ही कह सकते हो बी बार ए बी एज इट इज रहेगा। प्लस में बी एंड बी सेम ही मल्टीप्लाई में आते हो तो आप 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको एक ही बार लिख लीजिए बी बार। इनमें तीनों में बी बार कॉमन आ जाएगा। तो जैसे आप बी बार कॉमन लोगे इनसाइड बचेगा ए बार प्लस ए प्लस 1 एंड आउटसाइड बचेगा बी बार। अब 1 में कुछ भी ऐड कर दीजिए वो तो 1 ही रहता है, और 1 को बी बार से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा, मीन्स सी इक्वल टू आ रहा है हमारा बी बार। तो जो भी आउटपुट आएगा वो बी का नोट होगा बेटा। तो जो बी का नोट है आप चेक कीजिए जरा, इसका नोट नहीं है, इनकरेक्ट है। ये भी नोट नहीं है, इनकरेक्ट है। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, ये इनकरेक्ट है। 0 1 1 0 0 1 1 0, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हो। ये अलजेब्रा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आपके पास दूसरा मेथड यही होता है कि भाई आप 0 एंड 0 इसमें पुट करके सी ऑब्टेन करके ऑप्शन क्रॉस चेक करें, फिर 0 एंड 1 पुट करना है, फिर ऑप्शन चेक करना है और फिर आपको वेरीफाई करना कौन सा करेक्ट होगा कौन सा इनकरेक्ट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। किसी तरह की और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।